हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 12 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है प्राइम मिनिस्टर ने पुश किया है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स को। मैं बताऊंगा क्या रीज़न है पुश के पीछे। फिर मैं आपको बताऊंगा इंडिया में कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है एक्सपोर्ट को, जिसे एपीडा भी कहते हैं। यहीं पे आपको मैं बताऊंगा एमएसपी कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है, डिसाइड करती है। और इन दोनों से कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं, मैं उसके ऊपर भी आपके साथ चर्चा करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ अरेस्ट किए हैं पीएमएलए के अंडर में। मैं यहाँ बताऊंगा एक बॉडी के ऊपर डिस्कशन हुआ है जिसको कहते हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बताऊंगा ये बॉडी है क्या, क्यों इस बॉडी का डिस्कशन इस आर्टिकल में हुआ है। फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। थर्ड आर्टिकल बात करता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही है, उसका 14th राउंड हुआ है। मैं बताऊंगा उसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकला है। फिर यहीं पे आपको मैं आईमैक के बारे में बताऊंगा, जिसे हम लोग कहते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कोऑपरेशन। यहाँ पे आपको समझने को मैं मैप पे दिखाऊंगा, जिससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो सके समझने के मामले में। जो क्वेश्चन एज इट इज कंट्रीज से पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज आईमैक के अंडर में आती हैं, कौन कौन से जोन कवर होते हैं आईमैक के अंडर में। तो यहाँ पे आपको मैं यूरोपियन यूनियन के बारे में बताऊंगा। इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। GS2 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट विद एग्जांपल। अब आप देखेंगे कि जब मैं आपको ये आर्टिकल समझाऊंगा, इस आर्टिकल के पॉइंट्स का आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में। फोर्थ आर्टिकल बात करता है जनरली जब PM 2.5 का लेवल सेफ्टी लिमिट के अंडर में होता है, उसके बाद भी एयर में टॉक्सिसिटी हो सकती है और वो टॉक्सिक एयर हेल्थ को बहुत ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। ये चाइना में एक स्टडी हुई है, उस स्टडी के बारे में बताऊंगा। फिर यहीं पे आपको मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, जो बॉडी इस इंडेक्स को रिलीज करती है, जिसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। फिर यहीं पे एनजीटी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और इन सब से जो आपके पीवाईक्यूज उठे हैं उसके ऊपर भी आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। मैं आपको बताऊंगा वो कमबैक है क्या, और इसी में आपको मैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस पूरे आर्टिकल का PDF आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल आप नोटिस करोगे कह रहा है ग्रो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स मोदी टेल्स फार्मर्स। अब एक बहुत ही बेसिक भाषा में लिखा हुआ है। आपको मैं अगर आपने अभी थोड़ी दिन पहले आपके एक आर्टिकल मैंने समझाया था, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने धन्य धान्य कृषि योजना और पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो जो फार्म सेक्टर है इंडिया का, एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करना ऑब्जेक्टिव था। और क्यों ऑब्जेक्टिव है? जिससे हमारी इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, पहला रीजन। दूसरी चीज जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो अचीव की जा सके, किसके मामले में? पल्स के मामले। पल्स मतलब जो आपकी दालें होती हैं। जब मैंने आर्टिकल समझाया तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स भी बताया था। फिर उनसे कनेक्टेड मैंने आपको पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रीज़न है आपको मैंने समझा दिया कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, जैसे क्या होता है धान बो दो, गेहूं बो दो, तो ये सारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स कही जाती हैं कि इंसान खुद को जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं वहाँ से हमें एंड बोलते हैं ना एक जहाँ पे ट्रांजिशन करना होगा, कहाँ पर? जो आपकी न्यूट्रिएंट रिच और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स होती हैं वहाँ पे ट्रांजिशन करने की बात की जा रही है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो पल्स में कहा जा रहा है। इससे क्या होगा, जो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो अचीव की जा सकेगी, क्योंकि एक पूरे 24 आवर में एक ह्यूमन बीइंग को एक सर्टेन लेवल पे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? न्यूट्रिशन ऐसा तो नहीं बस चावल और दाल से आ रहा है, सॉरी चावल और गेहूं से आ रहा है। न्यूट्रिशन आने का जरिया पल्स भी बहुत होता है, क्योंकि वहां पे आपको प्रोटीन मिलता है। और मसल बिल्डिंग में आपको पता होगा प्रोटीन कितना ज़्यादा एफिशिएंट और कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से कहा जा रहा है अगर हम लोग पल्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, पल्स के मामले में अगर हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया का बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, ना केवल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में बल्कि इंडिया के सोशल सेक्टर में भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक आर्टिकल आपने पूरा समझ लिया, ये जो आर्टिकल दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ ये कि भैया ये जो आपका
पल्स को एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है किस तरीके से जो बूस्ट टू पल्स एक्सपोर्ट के ऊपर कहा जा रहा है कैसे मदद कर सकता है बेसिकली, ठीक है। आसान सी भाषा में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो पल्स एक्सपोर्ट के ऊपर इतना पुश किया जा रहा है, इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो कैसे हेल्प करेगा। पहले हेल्प तो ये होगा, फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी, इम्पोर्ट में रिडक्शन होगा। थर्ड क्या है, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। साथ ही साथ जो ग्लोबल मार्केट है उसमें हमारी प्रेजेंस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्टीवेशन होगा तो इंडिया की पोजीशन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट और रूरल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा इससे, साथ ही साथ करेंसी अर्निंग भी हमारी होगी। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें दूसरी करेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज हमारा अच्छा खासा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे ज़्यादा बढ़ेंगे और इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बीओपी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया पीवाईक्यू में, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में आप रखिएगा। अब ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं बहुत ही जनरलाइज चीज़ें हैं, ठीक है अच्छे। अब इन चीज़ों को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। टैरिफ के ऊपर बात हो रही है तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट बढ़ेगा जब हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। आप नोटिस करो ये आर्टिकल किसके ऊपर बात कर रहा है, ये बेसिकली बात कर रहा है किस तरीके से हम लोग अगर बूस्ट करेंगे तो मदद कैसे मिलेगी, किसकी, पल्स की। लेकिन यहाँ मैंने कनेक्ट क्या कर दिया आपके लिए कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कैसे हेल्प करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मेंस आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट लर्निंग सो मेनी थिंग्स, इट इज अबाउट जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को कितने अच्छे से आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो अपने एग्जाम में, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एमएसपी डिसाइड कैसे किया जाता है, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एमएसपी डिसाइड करने वाली जो बॉडी है उसे कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। अब ये जनरली क्या होता है, ये आपका एग्रीकल्चर प्राइस कमिटी एक्ट के अंडर में ये बॉडी बनाई गई थी और ये अगर एक एमएसपी मान लो एक्स अमाउंट इसने डिसाइड किया है किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो उसका अप्रूवल कहाँ से मिलता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसका अप्रूवल मिलता है। जनरली देखा जाए 23 क्रॉप जैसे पैडी, वीट, पल्स, ऑयल सीड, कॉटन, ये सब में क्या होता है, ये एमएसपी क्रॉप्स कही जाती है, ठीक है। अब ये जब एमएसपी है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अगर मान लेते हैं कोई एक फार्मर है, उसने कोई प्रोड्यूस किया है, उसने कोई क्रॉप को कल्टीवेट किया है और वो क्रॉप नहीं बिक पा रही है, तो एटलीस्ट उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल ही जाए कि उसे वो पूरा का पूरा लॉस ना हो जाए। ये पर्टिकुलर रीज़न होता है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जो कैश क्रॉप्स क्या होती हैं। अब शुगर कोन को क्या कहा जाता है, उसमें कोई एमएसपी नहीं होता है, लेकिन उसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस होते हैं जो कि सीएसीपी नहीं डिसाइड करती, आपको पता होना चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है, ये जनरली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ही ये अप्रूवल लिया जाता है। ये एक बेसिक इसका रीज़न होता है। साथ ही साथ जो कॉटन और जूट है वो एमएसपी के अंडर कवर तो किया जाता है, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट होता है वो आपकी अलग अलग एजेंसीज करती है। जैसे आपको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, तो ये सब क्या है, ये सारे एमएसपी में कवर किए जा रहे हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट अलग अलग एजेंसी कर रही है। वहीं पे ये जो क्रॉप्स देख रहे हो यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका प्रोक्योरमेंट करता है, और ये जो प्रोक्योरमेंट होता है इसी को फिर गवर्नमेंट कहाँ यूज़ करती है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें यूज़ करती है, फिर मिड डे मील, हर एक जहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है गवर्नमेंट जो आपका क्रॉप्स को परचेज करती है एमएसपी पे, ठीक है। ये बेसिक आपको मैंने मतलब समझा दिया। अब हम बात करते हैं किस चीज़ के ऊपर, 2015 का क्वेश्चन देखिए, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय, आप आसानी से बोल सकते हो क्या, सीएसीपी, नहीं, इट इज़ बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से सेकंड क्वेश्चन पूछता है एमएसपी के बारे में। ये क्या कह रहा है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके सामने 7 ऑप्शन दिए गए, आपको अपना दिमाग लगाओ यहाँ पे। कभी भी इतने सारे ऑप्शंस जब आपके सामने दिए जाएं, इतने सारे आपको लाइंस दिखें, वर्ड्स दिखें, तो वहाँ पे आप एलिमिनेट कर लो। पहली चीज़ देखो, कॉफ़ी आपको बहुत ही ऑकवर्ड लग, क्या कॉफ़ी में गवर्नमेंट एमएसपी देगी? कॉफ़ी तो ऑलरेडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एमएसपी देने कोई पॉइंट ही नहीं बनता, क्योंकि एमएसपी तब दिया जाता है ना जब किसान करीब हो। तो कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन कर रहा हो किसान, पहली बात उसको एमएसपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उतना एक्सपोर्ट कर दे रहा है या फिर डोमेस्टिक लेवल पे यूटिलाइजेशन हो जा रहा है। तो जहां जहां 3 नहीं है आप उसे हटाओगे तो आसानी से आप पहुंच जाओ कहां पे, 2, 4, 5 एंड 6 के ऊपर। बट अब यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भैया जो एरिका नट होता है वो उसे एमएसपी नहीं देती है सरकार, और किस पे नहीं देती है, कॉफ़ी पे नहीं देती है, और अगर आप नोटिस करोगे टर्मरिक पे भी आपको एमएसपी देखने को नहीं मिलेगा, राइट। चलो अब हम लोग बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट के ऊपर बात की
की गई कि जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स को हमें और ज़्यादा प्रमोट करना होगा। जब ये बोला गया है तो हमें पता होना चाहिए कौन सी बॉडी रेगुलेट कर रही है एक्सपोर्ट को, तो वो है एपीडा, जिसे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एपीडा एक्ट 1985 के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। इसे एक नोडल एजेंसी कहा जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट करना एक्सपोर्ट को, कौन से, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, जो आपका प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं उसका। अब इसका हेडक्वार्टर आप देखोगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है एपीडा, ध्यान रखना। यहीं पे एक चीज़ आती है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये एपीडा के द्वारा एक इम्प्लीमेंट किए जाने वाला एक प्रोग्राम है बेसिकली। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टैंडर्ड्स बनाना, सर्टिफिकेशन देना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। अब ये इंश्योर करता है कि जो यूरोपियन यूनियन, यूएसए या अदर डिफरेंट मार्केट्स है ग्लोब की, वहाँ के जो एक्सपोर्ट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के, वो सारे मीट हो सके, इसलिए बॉडी बनाई गई है। इसका सेक्रेटेरिएट जो होता है वो जनरली क्या होता है? सेक्रेटेरिएट इसका जो एनपीओपी, जिसे हम लोग नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी कहते हैं, वो एपीडा ही होता है। और वो एपीडा किस मिनिस्ट्री में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब मैंने आपको इतनी सारी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अक्सर यूपीएससी मिनिस्ट्रीज को गलत कर देती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जो आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को ऑपरेट करती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एपीडा जो है फंक्शंस एज अ सेक्रेटेरिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। तो अभी मैंने यहाँ पे वही वर्ड लिखा हुआ है कि जो आपका एनपीओपी का सेक्रेटेरिएट होता है वो फंक्शन करता है अंडर एपीडा। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो अब यहाँ बोल सकते हैं सेकेंड और थर्ड इज द राइट वन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है? देखो, आर्टिकल तो एक बेसिकली आप कह सकते हो सिंपल सा एक न्यूज़ है, ठीक है? कोई एक इवेंट हुआ है, अरेस्ट हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने होंगे। वो की पॉइंट्स क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अशोक पाल, जो कि सीएफओ हैं रिलायंस पावर के, उनको अरेस्ट किया है, ठीक है? ये अरेस्ट हुआ है। अब ये किसके अंडर किया गया? पीएमएलए एक्ट के अंडर में किया गया, जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी कहते हैं। रीजन क्या बताया गया है? रीजन ये कहा गया भाई इनके पास फेक बैंक की गारंटी इन्होंने दी थी वर्थ 76 करोड़, ठीक है? इट इज़ नॉट 768 करोड़, बेसिकली ये आपका 76 करोड़ अमाउंट है। अब ये क्या है? ये चीज़ कहीं ना कहीं सबमिट किसको की गई थी? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक फेक बैंक की गारंटी सबमिट की गई थी। किसके द्वारा? इन सीएफओ के द्वारा। अब ये सबमिट की गई है, तो यहाँ पे वर्ड समझो, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? तो पहली चीज़ तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2011 में बनाई गई एक बॉडी थी, ठीक है? एक कंपनी समझ लो, लिमिटेड कंपनी है, ठीक है? ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में काम करती है। एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पीएसयू भी कही जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना, विकसित करना, डेवलप करना और सोलर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। फंक्शन की बात की जाए तो टेंडर और ऑक्शन, जो सोलर, विंड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का होता है, वो सारा काम किसका होता है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन का होता है। इसी बार सूर्य घर बिजली योजना के ऊपर सवाल भी पूछा गया था 2025 में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सोलर पैनल्स हो रहे हैं, जो उसके टेंडर्स हैं, वो सब किसके अंडर में आ रहा है? सेसी, जिसे हम लोग सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये फैसिलिटेट करता है परचेज एंड सेल ऑफ रिन्यूएबल पावर बिटवीन प्रोड्यूसर और डिस्कॉम। डिस्कॉम क्या होता है? जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज होती हैं। डिस्कॉम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जहां जहां मैं बोला करूँ बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, तो उसको जरूर रीचेक किया करो। क्या पता मैं कुछ भी बता रहा हूँ, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको रीक्रॉस वेरीफाई करें। आपके रीक्रॉस वेरीफाई करने के चक्कर में वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कर जाएगी, ठीक है? फिर देखो, रूफ टॉप सोलर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन इसी 2025 में पूछा गया है, ठीक है? तो अब ये क्या, मैंने फंक्शंस आपको बता दिए, राइट? अब देखते हैं यहाँ पे 2018 में सवाल क्या है। विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। India is the third largest in the world in the manufacture of silicon wafers used in photovoltaics units। तो अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। थर्ड क्या, इंडिया तो अभी किसी लाइन में नहीं है, ठीक है? विद रिगार्ड्स टू सिलिकॉन वेफर्स की बात की जाए, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, बट ये 2018 का क्वेश्चन, तो उस समय कुछ भी नहीं था, अभी डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर मिशन आपने देखा होगा, तो ये स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द सोलर पावर टैरिफ आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप देखोगे कि भैया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या सोलर टैरिफ डिसाइड करता है? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो सोलर पावर टैरिफ मतलब बिजली की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है
है उसके द्वारा डिसाइड किया। तो दोनों स्टेटमेंट नाइदर वन नॉट टू इज द राइट वन। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं पीएमएलए एक्ट 2002 के बारे में। ये इनैक्ट किया गया था प्रिवेंट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, और जो मनी लॉन्ड्रिंग से जो क्राइम किए गए हैं और क्राइम के साथ साथ जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उन सबको कन्फिस्केट करना, जब्त करना, और जो उसका ओरिजिनल हकदार है उसको वापस कर देना। इसका एम होता है ट्रेस करना प्रॉपर्टी जो अटैच हो रखी है इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ, जो ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ट्रैक करना, और उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसको अच्छी तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो इसमें ऑफेंडर हैं, फिस्कल ऑफेंडर जिसे कहते हैं, उनको गिरफ्तार करने का मेन उद्देश्य होता है। जो आपके पीएमएलए के अंदर ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं और कॉग्निजेबल होते हैं। नॉन बेलेबल समझ रहे हो, मतलब इसका साधारण सा मतलब है कि अगर एक बार किसी को पीएमएलए के अंडर में डाला जाएगा तो उसकी बेल कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉन बेलेबल है ये। अगर इसका मैं एक आपको साधारण सी भाषा में बताऊं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस जो प्रोविजंस है पीएमएलए का उसे फॉलो करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है। ये एक लॉ एनफोर्समेंट, लॉ मतलब क्या होता है, नियम को एनफोर्स करने वाली इकोनॉमिकल एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम। अगर आप सैनिज्म है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगा। जब डब्ल्यूटीओ की बात हो ध्यान रखिए 3 सीक्वेंस में चलता है। पहला है आईटीओ, ठीक, दूसरा है गैट, और फिर तीसरा आता है आपका डब्ल्यूटीओ। तो सबसे पहले जो बनने की बात की गई थी जैसी वर्ल्ड वॉर हुई थी वो था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट यूएसए ने इसको ब्लॉक कर दिया, कहा भैया हम नहीं बनने देंगे। तो इस आईटीओ के अंदर प्रोविजन था जिसे कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इस एग्रीमेंट को मान लिया गया और यही एग्रीमेंट 1948 से लेकर के 94-5 तक ये चलता गया जब तक डब्ल्यूटीओ फाइनली नहीं बन गया। तो डब्ल्यूटीओ की जो प्रेडिसेसर है क्या है, वो गैट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या है, ये आपको बूस्ट करेगा डिजिटल और सर्विसेज का ट्रेड, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बूस्ट करेगा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन अगर हेल्प, एक तरीके से बोलते हैं ना, अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में इनके एमओयू साइन होंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, ये मेन आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है किस चीज़ के ऊपर, इवन ऑन क्लियर डेज द एयर कैन स्टिल बी केमिकली टॉक्सिक। ये क्या कहता है, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई। उन्होंने कहा भाई इवन दो PM 2.5 लेवल का जो एक विद इन सेफ्टी लिमिट भी हो रहा है, जनरली कहा है PM 2.5 लेवल ये ऐसा होता है पर्टिकुलेट मैटर, मतलब जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इतने छोटे हैं कि आपके लंग्स तक जा सकते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर आप एक जगह पे हो जो कि सेफ्टी लिमिट में आ रहा है, कहा जा रहा है भैया यहाँ पे PM 2.5 नहीं है, तब भी वहाँ की एयर टॉक्सिक हो सकती है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं तो कोई ना कोई तो बड़ा रीज़न होगा। तो इसका एनालिसिस किया गया शंघाई एयर पे। उन्होंने देखा कि जब विंटर और स्प्रिंग सीजन होता है तो वहाँ पे जो आपके मेटल कंटेनिंग फाइन पार्टिकल्स होते हैं, पर्टिकुलरली आपके जो आयरन रिच के होते हैं, ठीक है, मैग्नीज के, लीड के, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ये सारे के सारे जा करके मिल जाते हैं जो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं। उनके साथ मिलने के साथ क्या होता है, देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, जब आपका दिन एकदम क्लीन होता है PM 2.5 जो होता है वो बिलो आपका बोलते हैं ना जो सेफ्टी लिमिट होता है उसके बिलो होता है, मतलब बहुत ही सेफ एयर है वहाँ की। लेकिन वहाँ की जब एयर को सैंपल में डाला गया तो एयर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पाई गई, किसके लिए, ह्यूमन लंग्स के लिए। क्यों, क्योंकि वो 8 गुना ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डाल रही। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, का मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपको मेटल कंटेनिंग फाइन पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये जा करके आपके लंग्स में, आपकी बॉडी में जा करके केमिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, केमिकल इसका रिएक्शन हो रहा है। यही चीज़ हो रही है, जो आयरन रिच आपके एलिमेंट्स होते हैं वो व्हीकल एमिशन से, कोल बर्निंग से होते हैं, तो क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल का रिएक्शन करते हैं और ये जा करके डीएमए को, डीएनए और आपके ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आपको मैं पूरा का पूरा आर्टिकल एकदम एक लाइन में आपको बताऊं तो पहली चीज़ क्या है कि अगर कहीं पे सेफ्टी लिमिट है कि भैया यहाँ पे PM 2.5 नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्टडी हुई वहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि इवन दो अगर आप सेफ लिमिट के अंडर में हो, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जैसे कौन कौन से, आयरन रिच, मैग्नीज, लीड, अगर ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन होगा इनका, जो रिलीज कहाँ से होते हैं, व्हीकल से, कोल बर्निंग से, तो ये क्या करेंगे, ये जा करके इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी बॉडी को स्टिल। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ लिखी गई है कि जब आपका डस्टी डे होता है तो कहीं ना कहीं ये जो आपके हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये मास्क हो जाते हैं, मतलब ये छिप जाते हैं बड़े पार्टिकल्स के द्वारा। इस वजह से क्या होता है, इससे जो आपकी एयर है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, केमिकली डेंजरस हो जाती है। सोच के देखो, यहाँ पे आयरन के या फिर जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके
उड़ रहे हैं, ठीक है, एक आसान सी भाषा में, जो उड़ रहे हैं आपके आसपास। लेकिन अगर वही चीज़ आपका धुएं के साथ या किसी दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएगी तो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाएगा, लेकिन जब बॉडी में जाएगा तब तो इम्पैक्ट होगा ना। तो ये बेसिक मतलब है। अब ये चीज़ पूरी की पूरी स्टडी को जो एयर क्वालिटी की होती है उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। बेसिकली एक सिंगल नंबर होता है, रिप्रेजेंट करता है कि भैया आपकी एयर कितनी पॉल्यूटेड है, कितनी क्लीन है, अलग अलग उसके लेवल डाले गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसको कौन कैलकुलेट करता है, सीपीसीबी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। इसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं। PM 2.5, 10, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, सल्फर, फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 अमोनिया जो एग्रीकल्चर और वेस्ट से निकलता है, फिर आपका PB लीड। अब यहाँ पे ध्यान रखिए मीथेन नहीं है, तो आपको मीथेन नहीं है इस वजह से आपको पता होना चाहिए। अब ये चीज़ मैंने क्यों बोली, लेकिन यहाँ पे देखो आप खुद ही, यूपीएससी 2000 सवाल का है, यूपीएससी 2016 का सवाल देखिए आप, यहाँ पे एज इट इज़ मीथेन बोला है, तो आप सिर्फ 5 जहाँ जाए वहाँ हटा दो, आपको आंसर कहीं ना कहीं नज़दीक पहुँच जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, तो मीथेन नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO2 नहीं है, तो क्या है यहाँ पे, अगर नोटिस करोगे यहाँ पे CO है, मतलब यहाँ पे मोनोऑक्साइड, CO2 मतलब क्या होता है कार्बन, O2 मतलब आपका होता है ऑक्सीजन वाला। लेकिन यहाँ पे अगर एक O है दैट मीन्स मोनोऑक्साइड है, अगर 2 O है दैट मीन्स डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है और CO आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 नहीं तो 2, 3, 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा, B इज द राइट वन, ठीक है। फिर यूपीएससी 2018 का सवाल देखो, एनजीटी और सीपीसीबी के बीच फर्क बताइए। एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट वेयर सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यूपीएससी अक्सर जब कभी आपको दो बॉडी के बारे में, दो चीज़ों के बारे में यूपीएससी एक ही स्टेटमेंट पूछ रही है, तो एक स्टेटमेंट का फीचर यूपीएससी अक्सर गलत कर देती है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था, एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस, यहां तक तो सही है। फिर क्या रहा है कि भाई जो सीपीसीबी है वो क्लेanलीनेस को प्रमोट करता है, स्ट्रीम्स वेल, और उसका उद्देश्य होता है क्वालिटी ऑफ एयर को और ज़्यादा इंप्रोवाइज करना। सो सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट वन। चलो अब हम लोग बात करते हैं 2017 का सवाल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब एक चीज दो, किसकी बात हो रही, डिमांड, मतलब कुछ ना कुछ तो मांग हो रही, किसकी मांग हो रही, उल्टे से पढ़ना शुरू करो, ऑक्सीजन की डिमांड। मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या हो गया, जो आपका पानी होता है, ठीक है, पानी के अंदर जो आपके मैरीन एनिमल्स होते हैं या आपकी जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं, मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसे हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, क्यों इसके ऊपर डिस्कशन होता है, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि भाई जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें कितना प्रदूषण है। अगर प्रदूषण ज़्यादा होगा तो जो आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, सोच के देखो, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी, डिमांड और ऑब्वियसली बढ़ी जाएगी। तो ये आपका पॉल्यूशन ऐसे होता है, मतलब पॉल्यूशन को एक तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कहता है एफपीआई के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो आपके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है बाय इन्वेस्टिंग 83,354 करोड़ इंडियन मार्केट में फ्राइडे को, ठीक है। अब ये जनरली जो सर्ज आया है ये मेनली इक्विटीज में आया है, 72,000 करोड़ पंप हुआ है, मतलब डाला गया स्टॉक एक्सचेंज में। अब आपको पता होना चाहिए भैया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते क्या हैं। अब ये आर्टिकल पढ़ लोगे, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको एनएसडीएल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कनेक्टिविटी के साथ यूपीएससी पूछता है और ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर सवाल यूपीएससी ने पूछा भी होता है। एनएसडीएल आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एफपीआई क्या होता है। जैसे वर्ड लिखा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से आया हुआ पैसा। जब कोई एक इंसान इन्वेस्ट करता है शेयर में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए, और अचानक से वो आता है, फिर उसका मन होता है निकल जाता है, ठीक है, तो ये आपका एफपीआई के अंडर में आता है। अगर इसके मैं कुछ फीचर्स बताऊं तो ये लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, जिस कंपनी में ये लोग पैसा डालते हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं करते हैं। ये लोग किसी फिजिकल बिजनेस में आके नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ये डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये क्या होते हैं, ये वर्ड में देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, मतलब ये बाहर फॉरेन विदेशी इंस्टीट्यूशंस हैं। अब विदेशी इंस्टीट्यूशन के नाम बताओ, बैंक है, हेज फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज है, पेंशन फंड है। तो जो बाहर फॉरेन कंपनीज, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इंडिया में आकर के इंडिया की स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका एफआईआई कहलाता है। क्या नहीं करते, इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं होते। जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इंडिविजुअल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं होते हैं। ये लॉन्ग टर्म नहीं आके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्ट लेवल पे, ठीक है। अब मैं बात करूं एफडीआई की, तो ये करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से सीधा आया हुआ पैसा।
क्यों आता है? फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, ऑफिस सेटअप करने के लिए, इंडिया में प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए। बेसिकली देखा जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें ओनरशिप इन्वॉल्व होती है। क्या नहीं करते हैं ये? जनरली ट्रेड नहीं करते हैं स्टॉक में क्विक प्रॉफिट के लिए, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, एक बाहर से इंसान 1,000 करोड़ लाके एक फैक्ट्री बनाएगा तो क्या कल बना करके छोड़ के चला जाएगा? नहीं। सरकार का मेन उद्देश्य होता है कि एफडीआई का प्रमोशन हो, क्योंकि जितना एफडीआई आएगा उतनी फैक्ट्रीज का सेटअप होगा, जितनी फैक्ट्रीज सेटअप होंगी उतना टेक ट्रांसफर होगा, टेक ट्रांसफर होगा तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इससे क्या होगा? इससे ओवरऑल इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जाएगी। ठीक है, चलो अब नोटिस करो, ये आपके लिए होमवर्क है, यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन, आप पढ़ ही लो एक बार। एफडीआई और एफआईआई दोनों रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट से, और इसमें से कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। अब डिफरेंस पूछा गया है एफडीआई में और एफआईआई में। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं FII हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल। क्या मैनेजमेंट में शामिल होते हैं? नहीं। FII ब्रिंग्स इन कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, वाई FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि FII केवल कैपिटल अवेलेबिलिटी करवाता है। लेकिन आप तीसरा ही पढ़ लो, FDI फ्लोज ओनली इन सेकेंडरी मार्केट। क्या ऐसा है? और FII टारगेट करता है प्राइमरी मार्केट को? एब्सोल्युटली नॉट। उसका तो टारगेट क्या है? म्यूचुअल फंड, स्टॉक। FII इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन FDI। मैं आपसे पूछता हूँ, FII में शॉर्ट टर्म आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन FDI जो है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे आपका जनरली सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट वन। फिर 2020 का सवाल है, एफडीआई जो होता है इंडिया में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप नोटिस करोगे, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन लिस्टेड कमिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। तो ये जो एफडीआई होता है, क्या इससे कोई कर्ज होता है इंडिया पे? नहीं। बेसिकली ये बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट कर दे रही है बाहरी कंपनीज, प्रॉफिट होना ना होना दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट वन, राइट। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।